जय हिंद दोस्तों। आज हम खान सर का टेस्ट सीरीज तय करने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले तो बेल आइटम को प्रेस करके और सब्सक्राइब कर दीजिए जो कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार है? इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पहला नंबर कह रहा है सागरों से ऊपर 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। पहला नंबर कह रहा है जो कि सही है। दूसरा कह रहा है हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध, जो कि ये गलत है। क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल क्या हो जाएगा? ए। चलिए इसको समझते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? पृथ्वी की आकृति है, जियोड की तरह है, ये विषुवत रेखा है और यहाँ 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र है। ये क्या है? 30 से 35 डिग्री उत्तर हो गया और 30 से 35 डिग्री साउथ हो गया, जो कि साउथ हो गया। ठीक, यहाँ विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। जब ऊपर उठ जाती है हवाएं, जब ठंडी होकर नीचे आने लगती है तो विषुवत रेखीय निम्न दाब से रेखा की जो उपोष्ण उच्च दाब की ओर जाने लगती है। कहाँ जाने लगती है? उपोष्ण उच्च दाब तक। इसलिए 30 से 35 डिग्री नॉर्थ वाले क्षेत्र या 30 से 35 डिग्री साउथ वाले क्षेत्र जो होता है उच्च दाब होते हैं। क्या होते हैं? उच्च दाब। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? कह रहा है यहाँ हॉर्स अक्ष निम्न दाब कटिबंध नहीं, 30 से 35 डिग्री क्षेत्र वाले को ही हॉर्स अक्ष कहते हैं, जो कि क्या? उच्च कटिबंध, उच्च दाब आता है। क्या होता है? उच्च दाब होता है यहाँ। इसलिए केवल एक नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है कि पहला पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? इसका हो जाएगा आंसर मानसून जलवायु। क्या हो जाएगा? मानसून जलवायु। मानसून जलवायु जैसे देखिए इसको क्या हो जाएगा? मानसून जलवायु का। जैसे ये भारत का नक्शा है, यहाँ जो ये क्या है? ये पश्चिमी घाट है। ये क्या है? पश्चिमी घाट। ये क्या है? पूर्वी घाट है। तो यहाँ अरब सागर है। यहाँ क्या? अरब सागर। सागर से जो हवाएं जो जाती है, सागर से हवाएं किधर जाती है? स्थल की ओर। तो 6 माह स्थल की ओर सागर की ओर गई और फिर 6 माह के इधर क्या होती है? स्थल से सागर की ओर आती है। उत्क्रमण का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए 6 माह सागर से स्थल की ओर और फिर स्थल से सागर की ओर, मतलब 6 माह के बाद क्या होती है? मानसूनी जलवायु में परिवर्तन देखने को। तो क्या होगा? मानसून जलवायु होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पारिस्थितिकी वर्गीकरणों पर विचार कीजिए। तो देखिए पृथ्वी की आकृति क्या अभी तुरंत बताए कि पृथ्वी की आकृति जियोड है। ये विषुवत रेखा है। सबसे ऊपर वाले क्षेत्र को ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं सबसे। उसी में 1 नंबर पे आता है टुंड्रा, 2 नंबर पे आता है टेगा। तो सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी वर्गीकरण कहाँ देखने को मिलता है? पहला नंबर टुंड्रा, दूसरा नंबर टेगा, उसके बाद हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी, उसके बाद पर्णपाती। ठीक, तो क्या 4 1 2 3 है क्या? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है तो अरबी भाषा से हुई है। कैसे हुई है? अरबी भाषा से, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? बताइए। असम में गेहूं, जो कि गलत है। उत्तर प्रदेश में जूट, जो कि गलत है। केरल में रबर, जो कि बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जादूगोरा जो कि प्रचलित है, ये झारखंड की जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जाबर जो कि राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, ये एशिया के सबसे बड़ा सिल्वर चांदी उत्पादक है। क्या है? चांदी उत्पादक। जहाँ चांदी मिलेगा तो याद रखिएगा जिंक, सीसा और जिंक दोनों मिलेगा।
क्या मिलेगा, सीसा और जिंक दोनों मिलेगा, सीसा और जिंक दोनों मिलेगा। तो देखिए सीसा और जिंक, तो सीसा हो गया और प्लस जिंक हो गया, तो सीसा और जिंक हो गया। तो सीसा और जिंक देखिए यहाँ क्या है ऑप्शन में, तो सीसा, तो और जाबर क्या हो जाएगा, सीसा। तो देखिए, तो बताइए, तो डी का वन मिल गया, सी का दो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मतलब तलचर का क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, और गुरु महिसानी का क्या हो जाएगा, लोहा एक्स हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया, यूरिया यहाँ का नहीं होगा, ठीक, इसको या कर लीजिएगा। यूरिया या कार्बोमाइड का सूत्र है। तो जब हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा CONH2 का होल 2 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरिया का सूत्र होता है NH2 CONH2 होता है। ठीक, तो वही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखता है। किसी लोलक में, यहाँ IT² नहीं होगा दोस्त, यहाँ L हो जाएगा। तो LT² बराबर होता है, देखिए LT² बराबर होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का मान यहाँ लिखिएगा G/4πr²। G/ क्या हो जाएगा, 4πr²। 4πr² हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.248 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, 0.248 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक सरल लोलक को एक लिफ्ट के अंदर समायोजित किया जाता है। मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक सरल लोलक, मतलब 2π बराबर L/T बराबर क्या होता है, 2π√L/G। इसको लिफ्ट के अंदर रख दिया गया है। ठीक, क्योंकि आवर्तकाल अधिकतम होगा तो जब लिफ्ट क्या होगा, आवर्तकाल अधिकतम होगा जब लिफ्ट क्या होगा, कह रहा है। तो एक ध्यान दीजिएगा, तो जब समान त्वरण से, जब कोई भी वस्तु जब समान त्वरण से नीचे की ओर आएगा तो आवर्तकाल में, तो क्या कीजिएगा, T बराबर 2π√L/G नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नीचे की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका नीचे के, रुक जाइए इसको फिर से देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए नीचे की ओर आएगा तो G-A हो जाएगा। समान त्वरण से जब नीचे की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, G-A। बताइए, तो यहाँ त्वरण क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। तो त्वरण घट रहा है तो आवर्तकाल बढ़ेगा। तो बताइए नीचे की ओर त्वरण के साथ गतिमान है, गलत, यही होगा, नीचे की ओर त्वरण के साथ गतिमान है। नीचे की ओर देखिए, नीचे की ओर ना है, हाँ सही बात है, नीचे की ओर त्वरण गतिमान है। और तो क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, यहाँ क्या पूछ रहा है, आवर्तकाल अधिकतम होगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ नीचे की ओर त्वरण के साथ गतिमान है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दुर्घटना के पश्चात एक मनुष्य की स्मृति और बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो आप जानेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, प्रमस्तिष्क होगा। देखिए जो भी हम काम करते हैं, माइंड से जो भी काम करते हैं, तो ये मेरी बुद्धि जो सेरिब्रम जो होती है, सोचने की शक्ति इसी में होती है। तो इसी को हम प्रमस्तिष्क कहिए या अग्र मस्तिष्क कहिए, इसी को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन विस्फोटक नहीं, ये TNG हो गया, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ट्राइनाइट्रोफिलोनिन हो गया, ट्राइनाइट्रो, ये तीनों जो है ये क्या है, विस्फोटक पदार्थ है, जो कि BHC विस्फोटक नहीं है, उत्तम कीटाणुनाशक है। क्या है, उत्तम कीटाणुनाशक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो पौधों में, कह रहा है पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें निम्नलिखित में किस रूप में से, मान लीजिए हम लोग को, जब हम लोग का भोजन जो संचित रहता है किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, उसी तरह पौधे में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, पौधे में किसके रूप में स्टोर रहता है। तो आप याद करेंगे स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। ठीक, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। इसको ध्यान से समझिएगा। इसका हो जाएगा, इसको 3 भागों में बांटा गया। सरल, एक परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू
परमानेंट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सरल ऊतक, एक क्या होता है सिंपल टिश्यू, जिसको बोले इंग्लिश में हिंदी सिंपल टिश्यू। एक होता है जटिल कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू को तीन भागों में बांटा गया। एक होता है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा जो होता है स्थूल कोण ऊतक होता है। क्या होता है स्थूल कोण ऊतक। इसमें क्या हो जाएगा आपका कोलेनकाइमा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा स्थूल, तो बताइए कोलेन क्या क्या कोलेनकाइमा जो होती है स्थूल कोण ऊतक होती है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा जो होती है, स्क्लेरेनकाइमा क्या होती है दृढ़तम ऊतक, दृढ़ ऊतक होती है, मजबूत ऊतक होती है, जबकि ये जो होती है मृदुतक ऊतक होती है पेरेनकाइमा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोलेनकाइमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोलेनकाइमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कोलेनकाइमा। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध नहीं है। इसको ध्यान से समझिएगा। आप जानते ही होंगे कि एक एल्केन का सूत्र आप जानते होंगे CnH2n+2 होता है। अब बताइए, और एक ठो एल्किन का सूत्र होता है CnH2n होता है। बताइए इसमें कितना कौन सा बॉन्ड होता है बताइए तो डबल बॉन्ड होता है, जबकि CnH2n-2 होता है उसमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप ध्यान दीजिए। तो बताइए यहाँ C2 है, C के जगह आप 2 दीजिएगा तो दो दूनी 4, तो ये C2H4 हो जाएगा। डबल बॉन्ड तो है नहीं इसमें, C2H4 हो जाएगा। तो C2H4 रहता तो इसमें डबल बॉन्ड होता, लेकिन यहाँ क्या है C2H2n-2। तो C के जगह अगर 2 रखिएगा फिर H2n तो क्या हो गया दो दूनी 4 में से 2 घटा दीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड। देखिए अमोनिया, अमोनिया में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, और तो इसमें अमोनिया में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और फिर इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा रहता है तो NH3। तो इसमें भी क्या हो गया एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और NH3 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें द्विबंध नहीं है। इसमें द्विबंध देखने को C2 और NH3 में द्विबंध देखने को नहीं मिलता, जबकि O2 में देखिए, O2 में देखिए द्विबंध देखिए, इधर से भी देखिए O2 में द्विबंध देखने को मिलता है। C में देखिए, C में देख लीजिए इसमें द्विबंध देखने को मिलता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा C और D में द्विबंध देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर C और D हो जाएगा। चलिए 16 निम्नलिखित में से कौन एक धनायन है। धनायन का मतलब होता है केटायन, इंग्लिश में बोले तो इसको केटायन बोला जाता है, और हिंदी और एक ठो एनायन का मतलब होता है ऋणायन। तो कह रहा है निम्नलिखित में एक धनायन है। धनायन का मतलब होता है प्लस चार्ज। क्या होता है प्लस। बताइए और हाइड्रोक्साइड का सूत्र OH- जो कि माइनस है। नाइट्रेट का सूत्र NO3-, कार्बोनेट का सूत्र CO3 2 माइनस होता है। तो बताइए इस सब तो माइनस है, सिर्फ अमोनियम क्या है अमोनियम NH4+ होता है। अमोनियम का क्या होता है NH4+ होता है। तो क्या हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब हम आवधिक तालिका में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। एक ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा है एक ठो आप फर्स्ट ग्रुप ले लीजिए। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम सोडियम पोटासियम, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। ठीक, तो बताइए यहाँ हेलिना कर रब से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। तो यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। बताइए इसकी परमाणु संख्या ग्रुप में आने पर इसकी परमाणु संख्या क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और परमाणु आकार भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ तो 2 कक्षा होगा KL हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा KLM हो जाएगा। मतलब इसका परमाणु त्रिज्या भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ रहा है और सेलों की संख्या भी बढ़ रही है और परमाणु का आकार बढ़ रहा है। तो देखिए क्या होगा सेल की संख्या घट जाती है तो गलत, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। बताइए इस जो अभी लिए ऑप्शन इसका सभी वैलेंसी क्या होती है एक होती है, जैसे लिथियम सोडियम फ्रांसियम रुबियम सीजियम फ्रांसियम सभी का वैलेंसी क्या होता है एक। तो कह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, गलत, ये भी गलत। सेलों की संख्या बढ़ जाती है, सही बात है सेलों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन परमाणु का आकार कम हो जाता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठोस पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित होता है। देखिए ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, सही।
ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, सही। ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होता है। ठोस पदार्थ कोई भी मान लीजिए, हम मान लीजिए ठोस पदार्थ किसी को ले लेते हैं, जैसे लकड़ी मान लीजिए, इसको दबाने पे क्या क्या दबाने पे बहुत ही कम मिनिमम देखने को मिलेगा, संपीड़न होगा ही नहीं, ये तो असंपीडनीय होता है। ठीक, जो कि ये ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए क्या है, जो कि गलत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू की गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, तो ये क्या है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम से जब प्रकाश विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, अभिलंब से दूर चली जाती है। वही जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जिसके अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तो इसी के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही किसी जैसे मान लीजिए बाल्टी में छड़ का तिरछा दिखना, तो किसके कारण, अपवर्तन का। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ये सब किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है, इसका क्या हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा। याद रखिएगा, ग्रसनी हो जाएगा, क्योंकि लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स से ही जुड़ा हुआ रहता है ग्रसनी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक खोखला गोला जिसमें पारा भरा हुआ है। मान लीजिए कोई खोखला गोला ले लिए, इसमें पारा हम भर दिए, क्या किए, पारा द्रव भर दिए, एक तार से लटका दिए, एक सरल लोलक बना लिया गया, इसमें सरल लोलक हम बना लिए। ठीक, टी बराबर क्या किए, 2 पाई रूट अंडर L/G कर लिए, सरल लोलक बना लिए। तो पारा निकाल दिया जाए, तो जब पारा इससे निकलेगा तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, नीचे की ओर आ जाएगा। पहले लंबाई L था, जब लंबाई बढ़ के क्या हो जाएगा, L' हो जाएगा। जब लंबाई बढ़ जाएगा तो लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बताइए। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लंबाई बढ़ने से क्या होता है, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। तो लंबाई बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बताइए, बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन से आपका क्वेश्चन निश्चित किसी एग्ज़ाम में होगा ही होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, SSC, बैंक, PO, CGL, किसी भी का एग्ज़ाम दीजिए, इसमें SHM से रहता ही रहता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के समर्थन दिया परंतु इनका परिणाम नहीं देख सका? ध्यान दीजिए, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण एक तिलक फंड चलाया गया था। तिलक फंड याद रखिएगा, तिलक फंड जो चलाया गया था कब, जबकि कहेगा कि तिलक फंड कब चलाया गया था, तो आप ध्यान में रखेंगे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद तिलक फंड को चलाया गया था। तो यही एक व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन के समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये कहाँ का व्यक्ति है, ये पूछ रहा है कि प्रॉपर कहाँ के थे, ये छपरा के थे। कहाँ के थे, छपरा के थे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कह रहा है यहाँ एक ऑप्शन है 5 फरवरी, एक ऑप्शन है 4 फरवरी। तो ध्यान दीजिएगा, जब 2 ऑप्शन रहे 4 फरवरी 1922 और 5 फरवरी 1922 रहे, तो आप इसमें से आप ज़्यादातर 4 फरवरी को ही मारेंगे, ना कि 5 फरवरी को चूज कीजिएगा। 5 फरवरी को, जब ऑप्शन में 4 फरवरी ना रहे तब आप ऑप्शन में 5 फरवरी को चूज कीजिएगा। तो चौरी चौरा कांड कहाँ पड़ता है? चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में एक थाना का नाम है, थाना का जगह का नाम था चौरी चौरा। इसी से आंदोलनकारी, इसी असहयोग आंदोलन जो जा रहे थे, असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जो चलाए थे 1 अगस्त 19, इसी रास्ते से चौरी चौरा होते हुए रास्ते से जा रहे थे।
तभी पुलिस ने किसी पे लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ में आंदोलन भड़क उठी, जिसके कारण उसके कारण चौरी चौरा में थाना में क्या किया, आग लगा दिया गया और हिंसा के खिलाफ महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए। इसी के बाद असहयोग आंदोलन को क्या किए थे, समाप्त किए थे। चौरी चौरा कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिए थे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए क्या होगा, कह रहा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि आम जनता का संतोषजनक था। देखिए अभी तुरंत आपको बताए असहयोग आंदोलन क्यों निरस्त कर दिया गया था, ये तो गलत बात है, असंतोषजनक नहीं था। ठीक, कह रहा है मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा, ये भी गलत है। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सहृदयपूर्वक विचार करने का अविश्वास कर दिया। नहीं, देखिए अभी तुरंत बताया कि चोरी चोरा हिंसा भड़क उठने के कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को क्या किए थे, स्थगित कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए, पुनः जजिया, आप ना लोग तो इतिहास में पढ़े होंगे कि पुनः जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था। ठीक, जबकि पूर्णतः जजिया कर को समाप्त करने वाला बहादुर शाह रंगीला जो था, दिन भर ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था, वही पुनः पूरा तरीके से समाप्त कर दिया था। तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो आप औरंगजेब तो याद रखें ही रखे हैं, पुनः जजिया कर लगाने वाला एक फर्रुखसियर व्यक्ति भी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घृणित कायर कहते हैं। घृणित कायर इसलिए कहते हैं क्योंकि निरिप निर्माता सैयद बंधु, निरिप निर्माता कौन थे, निरिप निर्माता कौन थे, सैयद बंधु जो थे निरिप निर्माता थे, किसके, फर्रुखसियर के। इसलिए इसको घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने जहांदार शाह को, इससे पहले जो जहांदार शासक थे, उसकी मृत्यु करवा दिया था। ये सैयद बंधु के सैयद बंधु की सहायता से जहांदार शाह का क्या किया था, मृत्यु करवा के, और अपना गद्दी पर बैठ गया, इसलिए इसको घृणित कायर कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसे इन्होंने पुनः जजिया कर लगाया था। मछलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड का था, सही बात है, ऑप्शन ए बी दोनों हो जाएगा। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक किया था, सही बात है। देखिए दास प्रथा का मैल्कम नहीं किया था। तो कह रहा है कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक मतलब पिता के अनुसार दृष्टिकोण से निम्नलिखित में किसे प्रायः संबंधित माना जाता है। तो याद रखिएगा थॉमस मुनरो, इसमें कोई समझने का टॉपिक नहीं है, थॉमस मुनरो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलिमिटी कहा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सी ऑफ कैलिमिटी मतलब अकाल का प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। प्रकोप, ये उड़ीसा एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ उड़ीसा बोले तो उड़ीसा जो कि आपका पूर्वी भारत है, भारत के पूर्वी तट में पड़ता उड़ीसा। उड़ीसा में ऐसा प्रकोप का समुद्र, ऐसा सी ऑफ कैलिमिटी आया था 19वीं शताब्दी में। यहाँ लगभग 12 से 14 हज़ार लोग मर गए थे। 12 से 14 लगभग बता रहे हैं, 12 से 14 हज़ार लोग यहाँ के मर गए थे इस अकाल के कारण। इसलिए इसे सी ऑफ कैलिमिटी नाम दिया गया। इसे प्रकोप का समुद्र को सी ऑफ कैलिमिटी भी कहते हैं। और इससे हल्का कम प्रभावित हुआ बंगाल, उसके बाद बिहार। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा 1866 से 67 के बीच। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। देखिए लोकसभा का निर्वाचन सदस्य होगा ही होगा, राज्यसभा का निर्वाचन सदस्य, इसमें सब में क्या है, सभा लगा हुआ। आपका ये विधानसभा खोजिए, ना कि विधान परिषद। विधान परिषद तो होगा नहीं, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत कौन हो जाएगा, सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल घोषित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई है। तो आप जानते ही होंगे राष्ट्रपति। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। तो संसद की बात कर, संसद में 3 बात याद रखिएगा।
संसद संसद का जब अंग पूछ दे तो आप इसको तीन बोलिए। एक तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हो गया, एक तो लोकसभा जिसको इंग्लिश में बोले तो लोकसभा, इसको आर एस लिख देते हैं राज्यसभा, आर एस। ये तीनों जो होते हैं ना संसद का अंग होते हैं। तो क्या हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो यहाँ दोनों सदन हो जाएगा एवं राष्ट्रपति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसकी बैठकों में एक निश्चित अवधि, मतलब निश्चित अवधि कह रहा है ना, अधिक के लिए अनुपस्थित है तो उनकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यह अवधि कितने दिनों की? अगर बताइए 60 दिन तक वो लगातार अगर नहीं आता है तो उसकी सीट को क्या कर दिया, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद की कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो यहाँ काल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मांग हो जाएगा। तो तीनों हो जाएगा, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होते? गलत बात है। धन विधेयक जब भी प्रस्तुत होगा तो लोकसभा में प्रस्तुत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपनी कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो कास्टिंग वोट होता क्या है आप जानिए। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में 2 प्रत्याशी, एक मान लीजिए बीजेपी, एक मान लीजिए कांग्रेस। बीजेपी को भी 60 सीट मिला और कांग्रेस को भी 60 सीट मिला। अब लोकसभा चाहेगी कि हम किसी एक को, दोनों में से किसी एक को वोट जो देगी उसी को हम लोग कास्टिंग वोट। जब टाई हो जाए वोट, जब 60 और 60 मतलब टाई हो गया वोट, टाई हो जाने के बाद लोकसभा का स्पीकर जो सोचेगी, हम मान लीजिए बीजेपी को, इसका मन है बीजेपी को सपोर्ट करने का, तो ये अपनी तरफ बीजेपी को एक वोट देगी। इसी को हम लोग कास्टिंग वोट कहते हैं। जब वोट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तब कास्टिंग वोट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या है, तब जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो तब किसका प्रयोग किया जाता है, कास्टिंग वोट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है क्रॉस डिमांड के बीच क्रियात्मक संबंध व्यक्त करता है। क्रॉस डिमांड होता क्या है? क्रॉस डिमांड जो होता है वस्तुओं की मांग और आपूर्ति में संबंध होती है। तो क्या हो जाएगी, वस्तुओं की मांग और आपूर्ति में संबंध हो जाएगा। क्रॉस डिमांड वस्तुओं की मांग और आपूर्ति में संबंध हो जाएगा। जब वस्तुओं की मांग, एक तो होता है, इसको समझिए, डिमांड। अगर डिमांड बढ़ेगा, कोई भी चीज़ का डिमांड बढ़ने पर प्राइस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। यहाँ क्या करा, वस्तुओं की मांग। तो मान लीजिए वस्तु की मांग कब बढ़ेगा, मान लीजिए पेट्रोल का उदाहरण लेते हैं। पेट्रोल है, पेट्रोल 80 रुपया, 100 रुपया है, बहुत महंगा है, लोग इसको एफर्ट नहीं कर रहा है, उतना कम खरीद नहीं रहा है। तो हम मान लीजिए इसको हम बिना मूल्य में गिरावट किए हुए भी इसकी डिमांड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये बात कह रहा। तो आप मान लीजिए कोई कार कंपनी है, 10 लाख की कार उसको 4 लाख में दे रही है, और जो कि पेट्रोल इंजन है। तो 10 लाख की कार 4 लाख में दे रहा है, मतलब कार की कीमत को हम गिरावट किए, लेकिन पेट्रोल की कीमत में कोई गिरावट नहीं किए, तो भी इसका डिमांड बढ़ गया। तो मतलब कह रहा है वस्तुओं की मांग बढ़ा तो डिमांड ऑटोमेटिक सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक, वही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या कह रहा है, वैयक्तिक पूंजी आय। पूंजी आय क्या होता है, पूंजी आय जो होता है ना, पूंजी आय जो होता है, आय बराबर होता है इनकम। पूंजी आय जो होता है क्या होता है, या देखिएगा, प्रत्यक्ष भुगतान के घटाने के बराबर। तो आय को, पूंजी आय जो होता है, आय में क्या कीजिएगा, आप टैक्स को घटा दीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा, पूंजी आय निकल जाएगा। जब आप कोई इनकम, मतलब महीना का इनकम जो है 30,000, उसमें 30,000 में से आप टैक्स मान लीजिए 15% दिए, तो 15% को घटा के जो बचा वो आपका क्या हो गया, पूंजी आय हो गया। क्या हो जाएगा, पूंजी आय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आय में क्या करेंगे, आय में प्रत्यक्ष कर भुगतान, आय और प्रत्यक्ष कर टैक्स भुगतान के घटाने के बराबर घटा देंगे, तभी क्या बताए, घटाने के बराबर।
हाँ ठीक है। कह रहा है व्यक्तिगत आय में प्रत्यक्ष कर को घटाने, यहाँ क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत आय में गृहस्थ द्वारा प्रत्यक्ष कर भुगतान के घटाने के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुगतान के घटाने के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर अब 38 देखते हैं। और किस स्थिति में वस्तु का मूल्य संतुलन निश्चित रूप से बढ़ेगा। कह रहा किस स्थिति में वस्तु का मूल्य संतुलन निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से कह रहा है ना, निश्चित रूप से बढ़ने का करना, इसका देखिए तो आपूर्ति बढ़ने के साथ मांग गिर जाए, गलत बात है। सप्लाई बढ़ेगा तो मांग गिर जाएगा, नहीं, मांग और आपूर्ति दोनों घट जाए, ये भी गलत है। ये भी क्या है, गलत है। मांग और आपूर्ति दोनों घट जाए, ये भी गलत। आपूर्ति घटने के साथ मांग बढ़ जाए, आपूर्ति घटेगा तो क्या हो जाएगा, मांग बढ़ जाएगा। मान लीजिए होली आया, होली में अबीर को, होली है, अबीर लिए, मान लीजिए अबीर, तो होली के कोई फैक्ट्री में आग लग गया, तो जिसके कारण अबीर की सप्लाई कम हो जाएगी। तो अबीर की सप्लाई तो कम हुआ, लेकिन होली में इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपूर्ति तो घटा, लेकिन इसका डिमांड में कोई परिवर्तन पड़ा, डिमांड तो और बढ़ते जा रहा है। तो वही कह रहा है किस स्थिति में वस्तु का मूल्य संतुलन निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो इसीलिए संतुलन निश्चित रूप से तभी बढ़ेगा जब हम कोई आपातकालीन, मान लीजिए कोई हो जाएगा कि किसी चीज़ में कम वस्तु का सप्लाई कम हो जाएगा, वस्तु का सप्लाई कम होगा तो निश्चित होगा कि उसका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है जब योजना उपभोक्ता योजनागत बचत से ज़्यादा हो जाए। अर्थव्यवस्था क्या होता है, पहले ये ध्यान दीजिए। अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, उपभोग प्लस बचत, उपभोग प्लस क्या करते हैं, बचत। ये तो अर्थव्यवस्था में हो गया। फिर एक और अर्थव्यवस्था होती है, देखिए अर्थव्यवस्था एक और होता है, एक होता है उपभोग प्लस निवेश। जब दोनों को बराबर कर दीजिएगा, करा संतुलन, जब दोनों को एक दूसरे के बराबर रखिएगा, क्योंकि यहाँ भी उपभोग हो रहा है, वहाँ भी उपभोग हो रहा है, वो बचत कर रहा है, ये निवेश कर रहा है, तो दोनों तो बात बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो उपभोग प्लस बचत, उपभोग प्लस बचत के बराबर क्या हो जाएगा, उपभोग प्लस क्या हो जाएगा, निवेश। तो बताइए उपभोग कर दिया तो बचत और निवेश क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है निवेश, तो ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है डायरेक्ट, कह रहा है निवेश और बचत क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाए। निवेश और बचत क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा, जो कि ये सब फालतू की बात है। सिर्फ एक बात को ध्यान दीजिए, बताइए आय बढ़ने के साथ वस्तु की मांग बढ़ती है तो वस्तु को क्या कहा जाता, वस्तु को कहा जाता। तो सिर्फ पहले तो मान लीजिए ऑप्शन ए मार लीजिए, बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल है, इसको समझा देते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई एप्पल कंपनी है, मान लीजिए पहले थे क्या, आप पढ़ाई कर रहे थे पहले, तो आपके पास पैसा नहीं था, जब आपको जॉब हो गया तो आपका इनकम 50 से 60 हज़ार हो गया, ठीक, आपका सैलरी तो बढ़ गया, आपका आय बढ़ा, तो आप क्या करें, आपकी वस्तु की मांग भी तो बढ़ेगी। तो आपने क्या किया, महंगी वस्तु, मान लीजिए आईफोन कंपनी का फ़ोन ले लीजिए, कोई भी चीज़ लीजिए, मान लीजिए BMW खरीद लिए, तो मतलब आपका आय बढ़ा, आपने आय के हिसाब से ही ना वस्तु की मांग, आपका आय के हिसाब से ही आपके क्या हो गया, वस्तु का मांग बढ़ गया। आपका आय बढ़ा तो वस्तु की मांग बढ़ा, तो मतलब आप किस वस्तु को प्रेफर कर रहे हैं, उच्चतर वस्तु को, तो ये क्या हो जाएगा, उच्चतर वस्तु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना पहला संयुक्त सेना अभ्यास सदा तकनीक किसके साथ प्रारंभ करेगी, तो आप याद रखिएगा सऊदी अरब हो जाएगा, जो कि करेंट अफेयर्स है, इसमें कोई समझने की बात नहीं है, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है बीटिंग द रिट्रीट क्या होता है, इसको समझिए। जब हम लोग गणतंत्र दिवस
मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस जो होता है ये विजय चौक नई दिल्ली में जो मनाया जाता है। तो यहाँ एक बीटिंग द रिट्रीट, जब जब गणतंत्र दिवस का परेड समाप्त होने लगता उससे पहले बीटिंग द रिट्रीट कराया जाता, मतलब सैनिकों के द्वारा बीटिंग द रिट्रीट ढोल बजाया जाता है। इससे पहले बजा देने के बाद क्या हो जाता है, ये पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो बजा देने के बाद पूर्णतः समाप्त हो गया, जिससे सभी व्यक्ति घर चले जाते हैं। ये कहाँ किया जाता है, ये विजय चौक नई दिल्ली में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, विजय चौक नई दिल्ली। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो एयरबस के साथ समझौता किया। ठीक। सांभर महोत्सव कहाँ मनाया, तो सांभर आप कहाँ है, राजस्थान में, तो आप याद रखिएगा राजस्थान। ठीक। हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाएं मौत दी गई, तो ये आपको याद रखना अमेरिका हो जाएगा। ठीक। हाल ही में एटीपी डबल रैंकिंग के विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाला उम्रदराज व्यक्ति कौन था, रोहन बोपन्ना हो जाएगा। ठीक। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है, ये हो जाएगा क्रूट्रीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रूट्रीम हो जाएगा। चलिए, भारत का पहला रिसर्च आईआईटी कैंपस, ठीक है, ये हाँ ठीक बता दिए। कह रहा भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो उज्जैन, मध्य प्रदेश के कहाँ किया जाएगा, उज्जैन में। ठीक। 59वें क्या बोल रहा है, 59वें फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर का बोलेगा तो रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस बोलेगा तो आलिया भट्ट। क्या हो जाएगी, आलिया भट्ट। तो जय हिंद दोस्त, जय हिंद साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण था, और हम को कोशिश किए कि आपको जो भी प्रश्न में दिक्कत हो उसको समझाने का कोशिश किए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियो हम बनाएं उससे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद साथियों, बाय।